Hello, good morning students. So today we are going to discuss about the types of rate of reactions. तो पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, और इसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, इसका हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे इट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ रेट्स। हम किस तरीके से रेट्स को हम किन किन डिफरेंट मेजरमेंट के हिसाब से इसे पता करते हैं, जैसे इनिशियल रेट, ओके, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, तो इनकी फॉर्म में भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को पता करते हैं। तो इनिशियल रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इन्हें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज रेट क्या होता है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इनिशियल रेट की। तो इनिशियल रेट क्या होता है, एक्चुअली आप जो ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट ये है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ओके। और इस ग्राफ में किस तरीके से यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है डाई का, तो हमने एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं आप देख रहे होंगे, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इज डाई कॉन्सेंट्रेशन चेंज वर्सेस टाइम। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट, इस इनिशियल पॉइंट पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, डाई का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इसे हम देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट पे से फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन ये था, और अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक टेंजेंशियल एक लाइन खींची है इस तरीके से। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये एक टेंजेंशियल लाइन है, तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब जब हम इसको टेंजेंशियली ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने के बाद अब क्योंकि हम तो जानते हैं कि जो रेट होता है, रेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय, ठीक है, टाइम चेंज। तो इस तरीके से हम इसको पता करते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से ये इस वाली लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टार्टिंग रेट से मतलब है, क्योंकि स्टार्टिंग रेट जरूरी नहीं है कि हम घर से जिस स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो वही स्पीड हमारी आगे जाके सड़क में भी होगी, तो स्पीड तो चेंज होती रहती है। तो घर में हमारी कौन सी स्पीड है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जब हमने गाड़ी चलाना शुरू किया, तो गाड़ी चलाते समय जो हमने शुरू किया गाड़ी चलाना, उस वक्त हमारी जो स्पीड है, उस स्पीड की हम बात कर रहे हैं कि वो हमारी स्पीड कितनी है, ठीक है, उसी को हम इनिशियल रेट कहते हैं, इनिशियल स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ये इस पॉइंट पर क्या स्पीड होगी, इस पॉइंट पर क्या स्पीड होगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी इस पॉइंट पर क्या स्पीड होगी, उससे हमें मतलब नहीं, इस पॉइंट पर क्या स्पीड होगी कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। हमें जो मतलब है वो सिर्फ यह है कि इनिशियल पॉइंट पर यहाँ पर स्पीड कितनी थी, और उस इनिशियल पॉइंट की स्पीड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो कर्व जो आप देख रहे हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का, डाई के कॉन्सेंट्रेशन चेंज का जो कर्व आप देख रहे हैं टाइम के वर्सेस में, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर हम एक टेंजेंशियल एक लाइन खींचेंगे। इसको अगर हम पूरी तरीके से इस तरीके से एक कर्व मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक टेंजेंशियल लाइन हमने खींची है, और इस लाइन को खींचने पर अब हम देखेंगे कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम ले लेंगे। मान लीजिए हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को जैसे 0 से लेकर 1 तक, तो यानी कि एक सेकंड में यहाँ पर कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा इस स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। अगर इनिशियली देखो, अगर स्पीड आपकी यहाँ पर ये जो इनिशियल पॉइंट है ना, ये जो आप देख रहे हैं इनिशियल पॉइंट आपका ये है, अगर वही स्पीड अगर आगे जाके भी अगर रहती है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली ये जो लाइन होगी ये पूरी तरीके से स्ट्रेट रहेगी, ठीक है, अगर स्पीड चेंज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, इसलिए लाइन ये कर्व जैसा यहाँ पर बन गया है। तो अगर हम यहाँ पर ये कंसीडर करेंगे कि स्पीड चेंज नहीं हुई है, और उस हिसाब से यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन हम खींचेंगे, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लेंगे, जैसे 0 से 1 सेकंड के बीच का टाइम पीरियड ले लेंगे। उस टाइम पीरियड में यहाँ पर कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है ये हम नोट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 3.4 है, ठीक है, 3.4 है, और यहाँ पर ये हो गया, ये हम इसका लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं, यानी कि 1 सेकंड में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, इतना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। ये 1 सेकंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये देख लीजिए, ये 1 सेकंड, ये जो लाइन मैं जो बना रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये 1 सेकंड की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, इसे सॉल्व करता हूँ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आप देख सकते 3.4 -2, ठीक है, ये देख लीजिए 2 कहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, 3.4 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पर और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारा, हमारा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 3.4 इंटू, ये देख लीजिए इंटू लिखा ना, इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये 3.4 -2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, हम कर देंगे इसको टाइम पीरियड कितना, 0 से लेकर 1 सेकंड, कितना हुआ 1, ठीक है। इस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ये मोल पर लीटर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा, और इनिशियल रेट आपको पता चल जाएगा।
तो आप इस बात को समझ चुके होंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो डाई आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो कलर है इनिशियली कैसा है आप देख सकते हैं, कलर कैसा है इसका, इस वीडियो में आप देखिए तो इनिशियली कलर इसका कैसा है, पिंक है। अब देखो टाइम के साथ साथ इसका कलर कैसे हो जाता है, जैसे जैसे यहाँ पर इस आप देखो इस डाई का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो इनिशियली जब ये चेंज हो रहा था उस समय का जो स्पीड है इसका कलर चेंज होने का, यानी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने का, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। और यहाँ पर इसका कलर देखिए, अब लास्ट में इसका कलर कैसे होता है उसे ध्यान से देखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है, क्योंकि पिंक कलर अब यहाँ पर नहीं रहा है, ठीक है। और पिंक कलर जब यहाँ पर उसका इंटेंसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है। अब देखिए कलर कैसा है इसका दिख रहा है, ठीक है। पिंक कलर पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका जो डाई है उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझ रहे थे, ठीक है। तो इनिशियल रेट कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा, नेक्स्ट जो हम यहाँ पर बात करें, इट इज अबाउट द इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब हुआ इंस्टेंट, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर घर से अपनी गाड़ी से निकले, ठीक है। तो घर से निकलते समय हमने जो स्पीड रखी वो हमारा से फॉर एग्जांपल इट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 40 किलोमीटर पर आवर जब हमने गाड़ी चलाना शुरू किया तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टार्टिंग रेट है, ठीक है, जो स्टार्ट रेट है, इनिशियल रेट जिसे हम कहेंगे, जब हमने गाड़ी चलाना शुरू किया इनिशियल रेट, तो वो हमारा कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, इनिशियल रेट हो गया। लेकिन जब हम आगे कोई लंबा डिस्टेंस अगर कवर करेंगे तो ये तो जरूरी नहीं कि हमारे हर पॉइंट पर हर पॉइंट पर जो स्पीड है वो सेम हो, वो तो चेंज होती रहेगी। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर आपको पूछा जाए कि आपकी स्पीड कितनी है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपकी स्पीड होगी, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। यानी कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है उसे बताना, उसे हम बताते हैं जो, ठीक है, उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एट एनी वन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, स्लोप एट वन पॉइंट ऑफ अ कर्व। अब चलिए इसको ग्राफ से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे, जैसे यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में देखिए ये आपका रेक्टेन कौन कौन है, S2I2 दिया जाता है रेक्टेन, और जो HI है ये आपका प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर जो आप ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं इट इज़ फॉर द S2 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, और जो ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं इट इज़ फॉर द HI कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। तो यहाँ पर S2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा क्योंकि वो रेक्टेंट है, और HI का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है यूजिंग S2 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपको यूज करते हुए आपको बताना है कि द इंस्टेंटेनियस रेट एट 50 सेकेंड। अब 50 सेकेंड कहाँ पर है, 50 सेकेंड है यहाँ पर, ये है आपका 50 सेकेंड, दिस इज, ठीक है, आप कर्सर देख रहे होंगे मेरा, ठीक है, ये 50 सेकेंड। इस 50 सेकेंड पर यहाँ पर जो ये S2 का कॉन्सेंट्रेशन जो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर हम बात किसकी कर रहे हैं, इस पॉइंट पर ये 50 सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए अब मैं अगर इसे ड्रॉ करूँ तो 50 सेकेंड इस तरीके से देख लीजिए, ये देखिए 50 सेकेंड। तो इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ पर ये जो मैं पॉइंट बता, इस पॉइंट पर रेट कितना है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका रेट कितना है, व्हाट इज द रेट एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर आपको रेट बताना है, रेट क्या है। तो इस पॉइंट पर रेट बताने को ही हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। तो क्वेश्चन भी यहाँ पर ये पूछा गया है कि इंस्टेंटेनियस रेट एट 50 सेकेंड। तो हमें यहाँ पर कैसे बताना, स्टार्टिंग हमने कैसे बताएंगे, ये मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पर कि हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींच लेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसे पता कर लेंगे, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम बात करें इंस्टेंटेनियस एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो इस पॉइंट पर हम कैसे पता करें, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम जब रेट पता करते हैं तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं, ठीक है। तो रेट कैसे पता करेंगे, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा जरा। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास इस पॉइंट पर, ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि इस 50 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, इस पॉइंट पर स्पीड कितनी रही होगी, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर ये जो कर्व जो हमें दिख रहा है, ठीक है, इस कर्व के इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन हम खींच लेंगे, और ये जो लाइन है ये आपको दिख रही होगी, ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। टेंजेंट लाइन क्या होती है आपको पता होगा, टेंजेंशियली एक लाइन हम खींच लेंगे। अब यहाँ पर जब हमने ये लाइन खींची तो इस लाइन को खींचने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसको हमने इससे ज्वाइन किया और इसको यहाँ पर इधर ज्वाइन किया, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद, इसको ज्वाइन करने के बाद अब हम देखेंगे कि जब हमने यहाँ से, ठीक है, यहाँ ये इधर ज्वाइन ऐसे की, ये हमने ऐसे ज्वाइन करी, और ज्वाइन करने के बाद अब हम देखेंगे कि ये इस पॉइंट पर आपका टाइम कितना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपका टाइम है, ये है यहाँ पर कितना 70, ठीक है, और इस पॉइंट पर टाइम कितना 30, यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 70 हो गया। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि
इस पॉइंट पर आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तो इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन है 0.22, तो 70 सेकंड पर यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था। तो अगर हम इसको देखें तो कॉन्सेंट्रेशन 70 सेकंड पे कितना है, ये है हमारा 0.22, ये 70 सेकंड पर कॉन्सेंट्रेशन है। और 30 सेकंड पे कितना है, ये है आपका 0.5। तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.5। ये कब का कॉन्सेंट्रेशन है, ये 30 सेकंड पर है। दिस कॉन्सेंट्रेशन 0.5 इज एट द 30 सेकेंड एंड 0.22 इज एट 70 सेकेंड। ठीक है, दिस इज एट 70 एंड दिस इज एट 30। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको पता किया। ठीक है, ये 30 सेकेंड, ये आपका 70 सेकेंड। 30 सेकेंड पे कितना 0.5, 70 सेकेंड पे कितना 0.22। ठीक है, अब हमें ये पता करना है। अब देखो कैसे करेंगे, जो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा, ये देखो, ये हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर। तो रेट कैसे निकालेंगे, चेंज इन वाई। अब वाई में कितना चेंज हुआ, वाई में चेंज हुआ आपका 0.5 से लेकर 0.22। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका ये वाई है, ये वाई एक्सिस है, ये वाला। ठीक है, और ये आपका हुआ एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में चेंज कितना है, वाई एक्सिस में चेंज कैसे निकालेंगे, ये हो गया आपका 0.5 से लेकर 0.22। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, 70। ये देखो यहाँ पर, क्योंकि हमें ये चेंज निकालना है ना, ये दिस चेंज किस चीज़ के लिए, डेल्टा वाई के लिए ये चेंज निकालना है। और डेल्टा एक्स के लिए क्या निकालना है, ये चेंज। और ये किस पे बना था, आपका टेंजेंट जो लाइन आपने खींची थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 माइनस 30 एंड दिस इज इक्वल टू नाउ हाउ मच। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आएगा आपका 0.28 डिवाइडेड बाई 40, इस तरीके से। और 40 ये क्यों आया, ये देखो 70 माइनस 30, 0.2 कैसे आया, ये यहाँ पर इसको माइनस करके, और इस तरीके से जो आपका रेट है वो आपका ये आ जाएगा रेट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज टोटली क्लियर टू यू। एंड नाउ वी टॉक अबाउट, इफ टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं जरा। तो प्रोडक्ट के केस में, तो प्रोडक्ट की लाइन ये है। तो प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, यहाँ पर देखो, यूजिंग एच आई द इंस्टेंटेनियस रेट एट 50 सेकंड। तो 50 सेकंड पे इसका रेट क्या होगा, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर सीधे तौर पे हम इस लाइन है, कर्व जो आपको दिख रहा है, इस पर एक टेंजेंट लाइन हमने खींची, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने H2 के केस में किया। टेंजेंट लाइन खींचने के बाद अब हमने यहाँ पर इस लाइन को इस तरीके से इसमें मिला दिया, ये, और इधर ये हमने इसको मिला दिया। तो मिलाने के बाद तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है आपकी, यहाँ पर डेल्टा वाई हो जाएगी। और डेल्टा वाई, ठीक है, ये डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई कितना है आपका, डेल्टा वाई आपका आ गया 0.56। तो 0.56 आपने यहाँ पर रख दिया। और ये कितना है आपका, ये डिस्टेंस आ गया आपकी 40 सेकेंड। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया 40 सेकेंड। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे 1/2 क्यों आया। तो देखिए यहाँ पर हम इस रेट को कैसे निकालते हैं, इसको हम आगे एक्सप्लेन कर लेंगे खैर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है उसको हम क्या करते हैं, 1/, करके लिख देते हैं। ठीक है, 1/, जैसे ये 2 लिखा है यहाँ पर, ये 2 लिखा है, तो हमने इस 2 को कैसे लिख दिया, इसको हमने लिख दिया 1/2। ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, और हमने इसके केस में क्या किया था, जो हमारा H2 का जो केस था, H2 के केस में भी हमने वही किया। तो H2 के केस में हमने जो किया था वो ये था। अब इसके केस में क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी, 1। अब 1 है तो यहाँ पर हमने कर दिया 1/1। ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। अगर हमने इसको आपको नहीं बताया था तो इसके केस में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए हमने बताया नहीं था। लेकिन यहाँ पर चेंज आ रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपको बता दे रहे हैं कि किस तरीके से हमने इसको 1/2 किया है, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम इस हमेशा 1/, इन्वर्स करके लिखते हैं, और ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा आपका इतना। अब यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बता रहा था कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो मैं आपको बाद में समझा लूँगा, जब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, किस तरीके से रिएक्टेंट की हेल्प से निकालते हैं, प्रोडक्ट की हेल्प से निकालते हैं। तो यहाँ पर मकसद मेरा ये कैलकुलेशन नहीं था, मेरा मकसद ये था कि इंस्टेंटेनियस रेट को आपको समझा सकूँ। ठीक है, खैर, और जो कैलकुलेशन है ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमने ये सब क्यों किया है। ठीक है, लेकिन आप इंस्टेंटेनियस रेट तो समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एवरेज रेट की। तो एवरेज रेट क्या होता है, तो एवरेज यहाँ पर जैसे कि टर्म आपका बता रहा है कि एवरेज रेट क्या होता होगा। ठीक है, द एवरेज रेट इज द चेंज इन मेजर्ड कॉन्सेंट्रेशन इन एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, इट कैन बी ओवर लार्ज और स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, अभी इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वही सेम रिएक्शन हो रही है, H2 + I2 एंड इट गिव्स हियर 2 HI। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये जो हमने ग्रीन लाइन शो किया है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर किसके लिए है, ये जो लाइन है, दिस लाइन,
ठीक है, दिस लाइन इज फॉर द H2, ये जो यहाँ पे लिखा है H2 के लिए, और ये जो येलो लाइन है दिस इज फॉर द HI। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ पर ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए द एवरेज रेट फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड इज दिस, तो 10 सेकंड कहाँ पर है, जरा ध्यान दीजिए, 10 सेकंड यहाँ पर है, दिस इज द 10 सेकंड। अगर मैं इसको लाइन खींचूं यहाँ पर, तो दिस वन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो इस 10 सेकंड में यहाँ पर कितना होगा, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे पता करेंगे, ये हमने ये जो लाइन खींची है इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप लोग, तो इस तरीके से हमने लाइन खींची, और लाइन खींचने के बाद हम इसको ऐसे कर देंगे, और फिर जो ये स्लोप है, ध्यान से समझिएगा, फिर जो ये स्लोप है, इस स्लोप को हम क्या कर देंगे बेटा, कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, ये हमने इस तरीके से कैलकुलेट की, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, जैसे नेक्स्ट जो आपको दिया गया द एवरेज रेट फॉर द फर्स्ट 40 सेकेंड। अब 40 सेकेंड का केस देख लीजिए, अब 40 सेकेंड कहाँ पर है, देखिए 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 40 सेकेंड यहाँ पर है, तो हमने ये यहाँ पर ग्रीन लाइन जो देख रहे हैं आप, ये ग्रीन लाइन हमने खींची, और इस तरीके से यहाँ पर ये हम 40 सेकेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमने यहाँ पर इस तरीके से ये लाइन खींच ली, ठीक है। अब बस अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल, अब ये जो हमने जो स्लोप है, अब आपका स्लोप कौन सा होगा, ये वाला, दिस इज द स्लोप हियर। इस स्लोप को जैसे हम मेजर करेंगे, जो भी यहाँ पर स्लोप की वैल्यू आएगी, दैट विल बी द एवरेज रेट फॉर द फर्स्ट 40 सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको 80 सेकेंड एवरेज रेट फॉर द फर्स्ट 80 सेकेंड के लिए पूछा है, तो 80 सेकेंड के लिए कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि एवरेज रेट है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया आपका 80 सेकेंड, और ये आपका हो गया स्लोप फॉर 80 सेकेंड, ठीक है, ये 80 सेकेंड के लिए ये आपका ये स्लोप है, और इस स्लोप में जो भी यहाँ पर, ठीक है, जो भी स्लोप की वैल्यू आएगी दैट विल गिव यू एवरेज रेट, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका ग्राफ बन जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए ऐसे आपका ग्राफ बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये आप ट्रायंगल देख रहे होंगे, रेक्टेंगल, ठीक है, ये दूसरा रेक्टेंगल, और यहाँ पर ये तीसरा रेक्टेंगल, ये स्लोप ये इसके लिए है, ये जो दूसरा स्लोप है ये इसके लिए है, और ये तीसरा स्लोप है ये इसके लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एवरेज रेट को निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, ओके। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन समझ लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, जैसे कि मैं आपको अभी तक इनिशियल रेट और इंस्टेंटेनियस रेट और जो एवरेज रेट है उनमें आपको उन टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहा था। अब यहाँ पर इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होती है ये हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे आपको। रेट ऑफ रिएक्शन हम एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम यहाँ पर 1/2 करके लिखते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इस रिएक्शन को आप कंसिडर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2N2O5 है, इसे आपका 4NO2 बना है प्लस O2 बना है, तो यहाँ पर द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रोडक्ट या चेंज इन रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो ये तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। N2O5 आपका क्या है, दिस इज द रिएक्टेंट, जैसे कि हमने कहा कि इससे भी पता कर सकते हैं हम। चेंज इन टाइम, तो ये हमारा कैसे टाइम में टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इसे निकालते हैं तो यहाँ पर जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पर आपका स्टोइकोमेट्रिक जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ पे कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, जब आप कभी भी रिएक्टेंट की बात करते हैं तो आप हमेशा यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं, माइनस साइन लगाना जरूरी है, ठीक है, कन्वेंशन है। जब आप यहाँ पर रिएक्टेंट को लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बताने के लिए तो माइनस साइन को लगाना जरूरी है, ठीक है। तो आपने ये माइनस का साइन लगाया, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जो रेट ऑफ द रिएक्शन होती है ये दोनों चीज़ से कैलकुलेट की जा सकती है, प्रोडक्ट से भी और रिएक्टेंट से भी, ठीक है। लेकिन जब आप रिएक्टेंट से पता करते हैं, रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट के केस में यहाँ पर माइनस लगाना जरूरी है, ठीक है। और जब आप प्रोडक्ट के हिसाब से करते हैं तो प्रोडक्ट के केस में यहाँ पर माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक है, उस केस में यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं। तो ये कन्वेंशन है, आपको हमेशा समझ लेना चाहिए कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के हिसाब से करेंगे तो उस केस में आपको माइनस लगाना ही लगाना है, ठीक है, और प्रोडक्ट के हिसाब से करेंगे तो प्लस लगाना है। ऐसा क्यों करेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ऐसा इसलिए करेंगे, जैसे देख लीजिए, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पिछले वीडियो में चले जाते हैं, वीडियो यानी कि पिछले स्लाइड में चले जाते हैं। तो पिछले स्लाइड ये है जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारा ये है H2 हमारा रिएक्टेंट है। तो इस रिएक्टेंट में हमने क्या देखा, इस रिएक्टेंट का जब हमने यूजिंग H2, ये जो लिखा ना यूजिंग H2 डिटरमिन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम H2 को हम यहाँ पर ले रहे हैं,
तो H2 क्योंकि ये आपका रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को मान लीजिए यहाँ पर जो RF हमने लिखा है, RF आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, RI दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और TF फाइनल टाइम है और TI आपका इनिशियल टाइम है। तो यहाँ पर जो हम निकालना है रेट, ठीक है, अब यहाँ पर इसकी हेल्प से निकालेंगे तो हमेशा जो फाइनल से इनिशियल ही माइनस किया जाता है, तो फाइनल से इनिशियल माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन फाइनल है, ठीक है, उससे हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस करेंगे, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अब यहाँ पर जब ये रिएक्टेंट आपका डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस एट दिस पॉइंट इट इज हाउ मच, 0.22, तो ये आपका फाइनल है 0.22, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। आप देख सकते हैं कि 30 सेकंड में, जब ये 30 सेकंड था, ये देखिए 30 सेकंड में 0.5 था, ये देखिए। तो यहाँ पर ये 70 है, तो 70 सेकंड में यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो गया, 70 सेकंड में कॉन्सेंट्रेशन आपका यहाँ पर कितना हो गया 0.22, और जब 30 सेकंड था तब कॉन्सेंट्रेशन कितना था, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ये बताती है आपको 30 सेकंड में कितना था 0.5, 70 सेकंड में कितना हुआ, ये आपका 0.22। तो यानी कि पहले आपका 0.5 था 30 सेकंड में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ 70 सेकंड में आपका 0.22, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आता है, और जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल आपका कम है, ठीक है, और इनिशियल आपका ज़्यादा है, तो आपने क्या किया 0.22 माइनस 30 किया, ठीक है, और उसी तरीके से टाइम का करेंगे तो 70 माइनस 30, फाइनल टाइम कितना 70, इनिशियल टाइम कितना 30, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये आपका आ जाएगा 40। तो यहाँ पर क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये आपकी बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस ही आएगा, आगे आगे माइनस आएगा, तो जिसके कारण यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये आपकी आ जाएगी कितना, माइनस 0.007 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है रेट ऑफ रिएक्शन की माइनस में आ रही है। सो टू गेट, नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट, सो टू गेट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि स्पीड का या किसी रेट का नेगेटिव वैल्यू का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है, रेट का या किसी स्पीड का नेगेटिव की जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, स्पीड हो या रेट हो उसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का ही सिग्निफिकेंस होता है। तो उस सिग्निफिकेंस को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस ये जो हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में अगर हम रेक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को जब निकालते हैं तो हम यहाँ पर माइनस साइन को इंटेंशनली पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप माइनस साइन जब पुट कर लेंगे तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये अगर आप माइनस साइन यहाँ पर पुट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन आपने यहाँ पर इंटेंशनली पुट कर दिया ना, तो ये जो माइनस अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की ही इंपॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होती है स्पीड के केस में, तो इसलिए आप ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो बताया कि हमने यहाँ पर माइनस क्यों रखा था, ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको ये एक्सप्लेन किया। अब हम आपको बताते हैं कि प्रोडक्ट के केस में हमने माइनस क्यों नहीं रखा, प्लस क्यों रखा है, उसी में थोड़ा समझ लीजिए। केस में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने प्लस लगाया है। अब यहाँ पर हमने प्लस क्यों लगाया, ठीक है, यहाँ पर हमने जो प्लस लगाया है उसे हमने क्यों लगाया इसे हम समझते हैं जरा, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ भी लगेगा और यहाँ पर प्लस भी लगेगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर हाफ भी लगाया और यहाँ पे प्लस भी लगाया, पहले प्लस को समझ लेते हैं हमने प्लस को क्यों लगाया है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये है इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है इस पॉइंट पर, मान लीजिए ये आपका P इनिशियल है, क्योंकि यहाँ से इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप इस पॉइंट के लिए जो निकालना है वो इनिशियल प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर होगा और यहाँ पर ये फाइनल हुआ, तो जाहिर सी बात है कि फाइनल का जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट का वो ज़्यादा होगा। ये देखो इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पर ये नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं आप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जब इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा वैल्यू में और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो कम होगा। तो यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0.56, आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि फाइनल की वैल्यू क्या है ज़्यादा है, इनिशियल की वैल्यू क्या है कम है। प्रोडक्ट के केस में हमेशा ऐसा ही होता है, आपका पॉजिटिव वैल्यू आता है कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, तो उनके डिफरेंस का। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो जाहिर सी बात है कि ये स्पीड के पॉजिटिव होने के सिग्निफिकेंस को फुलफिल करता है, तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की पॉजिटिव होने के जो सिग्निफिकेंस है उसको फुलफिल करता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें माइनस रखने की जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ रिएक्टेंट के केस में होती है जब हम रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ये आ जाता है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये हाफ क्यों आया, तो चलिए इसको समझते हैं। ये यहाँ पर हमने जो हाफ लिखा है, अब इस चीज़ को समझो, एक्चुअली क्या है यहाँ पर जो हम निकालते हैं, अगर हम इस रिएक्शन को से फॉर एग्जांपल ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, अगर हम यहाँ पर हाफ नहीं लिखते हैं इस केस में, मान लीजिए, ठीक है, अगर हम इस केस में इसको हाफ को नहीं लिखते हैं, कैसे फॉर एग्जांपल इसे हम हटा देते हैं,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम इस हाफ को हटा देते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, दिस विल नॉट बी कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, दिस विल बी कॉल्ड रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ कंजप्शन, ठीक है, ऑफ N2O5, यानी कि N2O5 का कंज्यूम होने का रेट क्या है, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। इसी को अगर हम ऐसे लिखें रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी इसको हम कह सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 हम इस तरीके से निकालें, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को समझना जरूरी है कि अगर यहाँ पर 2 नहीं होता, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, उसके जगह पे अगर 1 होता, तो ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 2 जब भी यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है, मान लीजिए अगर आप यहाँ पर N2O5 के कॉन्सेंट्रेशन चेंज की हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप निकालना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस रिएक्शन में N2O5 की हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है। फिर यहाँ पर आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पता करेंगे N2O5 का, और उसे पता करने के बाद आप उस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को आप 1/2 यानी कि हाफ कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 है तो आप इसे हाफ कर देंगे, ठीक है, आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जस्ट इनवर्स कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता, अगर यहाँ पे 3 होता तो आप 1/3 कर देते, 4 होता तो 1/4 कर देते, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है, तभी जाके आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। अगर आप इस 1/2 को नहीं लिखते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इनवर्स नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको उस रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपियरेंस मिलेगा, यानी कि रेट ऑफ कंजप्शन मिलेगा, आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन रेट ऑफ कंजप्शन यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस को आप रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप उसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका इनवर्स कर लेते हैं, ठीक है, तब और इन्वर्स करके उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसके साथ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम अगर प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पर NO2 आपका प्रोडक्ट है, हमने पॉजिटिव क्यों लिखा है ये हमें आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमने 1/4 क्यों किया, क्योंकि NO2 का आप प्रोडक्ट की टर्म्स में भी यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में आपका 4 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट NO2 के केस में, तो आपने इसको 1/4 कर लिया, तो 1/4 कर लिया तो आप इस तरीके से इसको रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। आप चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 will be equal to the rate of the reaction. Why? Because the stoichiometric coefficient here is 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस केस में देखो, यहाँ पर जो इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर इस केस में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो 1/1 ये 1 का इनवर्स होगा, तो यानी कि सेम ही होगा। तो इस तरीके से आपने इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी रिएक्शन जो आपकी ये है, ये जो होल रिएक्शन है, दिस होल रिएक्शन आप रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट की हेल्प से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर के कॉन्सेंट्रेशन चेंज के से निकालें, आप किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना जरूरी है कि जिसका भी आप रेट ऑफ जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज आप अगर देखना चाहते हैं तो उसका आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी ध्यान में रखना होगा कि उसका कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। फिर उसका अगर वो रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर लो, और जो अगर प्रोडक्ट है तो उसके रेट ऑफ प्रोडक्शन जो हम बात कर रहे हैं, उस केस में जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है, यानी कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है, उसको आप उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको रेट ऑफ रिएक्शन आपको मिल जाएगा। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे हम किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं। सो नाउ लुक एट हियर, ओके, to equate rates divided by stoichiometric coefficient in the balanced equation, ठीक है, relative rates. So for this equation we can write here rate of reaction equal to minus 1/2 change in concentration of N2O5 divided by delta T. Why here is minus? Because this is reactant. Why it is 1/2? Because its stoichiometric coefficient is 2. Okay, so equal to plus. Why plus? Because this is product. Okay, why 1/4? Because stoichiometry of NO2 as a product is 4. ओके, इन दिस वे वाई दिस प्लस, बिकॉज दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है, इसलिए प्लस आ गया। यहाँ पर इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसलिए यहाँ पर 1/1, तो इसको हम ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये हमारे पास आ गया। आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल से निकलेगा एक ही चीज़, रेट ऑफ द रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट रिफ्लेक्ट द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द रिएक्शन,
मस्ट, ध्यान रखिएगा इस बात का, मस्ट। ओके, सो तो यहाँ पर हम इस तरीके से कोएफिशिएंट को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ये जो हमने लिखा है। चलिए इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। For the reaction I negative concentration changes from 1 mole per liter to 0.868 mole per liter in the first 10 second. Calculate the average rate in the first 10 second. तो यहाँ पर फर्स्ट 10 सेकंड में एवरेज रेट निकाल, तो यहाँ पर इस रिक्वेशन में, इस रिएक्शन में अब देखते हैं जरा इसको सॉल्व करके, कैलकुलेट द एवरेज रेट इन द फर्स्ट 10 सेकंड। तो फर्स्ट 10 सेकंड में हमें निकालना है, तो बहुत ही आसान है, देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट 10 सेकंड में जो चेंज हुआ है वो आपको बताया गया है, ठीक है। जो चेंज हुआ है कॉन्सेंट्रेशन में फर्स्ट सेकंड में 10 सेकंड में, वो हमें बताया गया है, ठीक है। तो इनिशियली कितना था, इतना, फाइनल कितना हुआ, इतना, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि आई नेगेटिव क्या है, आई नेगेटिव क्या है, रिएक्टेंट है। इस चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के केस में हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हमें माइनस और प्लस भी लगाना है। ये अभी हमने जो कन्वेंशन की बात की थी, तो यहाँ पर ये आई माइनस है, यानी कि आयोडाइड है, तो आयोडाइड आपका रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट के केस में हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 3 है, तो हमने इसको 1/3 कर दिया, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कितना है, यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, फाइनल कितना है 0.868 मोल पर लीटर माइनस दिस, ठीक है। अब फर्स्ट 10 सेकंड यानी टाइम पीरियड कितना, 10 सेकंड का डिवाइडेड बाय दिस, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। बात समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप बैक करके इसे दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, या हम बात करें, ठीक है, और डिसअपेरेंस, फॉर्मेशन किसका, प्रोडक्ट का, डिसअपेरेंस किसका, रिएक्टेंट का। इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट ऑफ वन सब्सटेंस इज नोन, यानी कि कहने की बात करें, जैसे मान लीजिए ये आपका रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, जैसे मान लीजिए इसकी बात कर रहे हैं हम पहले, ठीक है, या रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2 या H2। अगर ये आपको पता है, या तो इसके फॉर्मेशन का रेट अगर आपको पता है, या इसके रेट ऑफ डिसअपेरेंस का पता है, या इसके रेट ऑफ डिसअपेरेंस का आपको पता है, ठीक है, और साथ ही साथ इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आपको पता है, जैसे इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे निकालेंगे, अब जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 आपको दिया गया है, ठीक है, तो बस अब रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 अगर आपको दिया है और आपका पूछा गया रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2, डिसअपेरेंस और कंजप्शन एक ही चीज होती है, ठीक है। या हम यहाँ पर ये भी कहते हैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ H2 इज दिस एंड टेल द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2, एक ही बात है, कंजप्शन और डिसअपेरेंस एक ही बात है, ठीक है। जब कंज्यूम होगा तभी तो डिसअपेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, ये भी आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन है, कंजप्शन है, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा गया है, आपको रेट ऑफ कंजप्शन पूछा गया है N2 के केस में, और NH3 के केस में, बिकॉज NH3 इज प्रोडक्ट, तो इसके केस में आपको फॉर्मेशन रेट पूछा है। यहाँ पर कंजप्शन रेट पूछा है, यहाँ पे फॉर्मेशन रेट पूछा है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, हमेशा इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। इसी पर गलती करते हैं बच्चे और बोर्ड एग्जाम में, तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा कि रेट ऑफ कंजप्शन या फॉर्मेशन अलग होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से, ठीक है। और उसको कैसे निकालते हैं, इस बात को आपको समझना है। तो यहाँ पर कैसे निकालना है, चाहे हम इसकी बात करें, चाहे यहाँ पर NH3 के फॉर्मेशन की बात करें या N2 के कंजप्शन की बात करें, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या करना है, हमें सबसे पहले निकालना रेट ऑफ रिएक्शन, अभी हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल लेंगे, पहले सबसे पहला काम क्या है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल लेंगे, किसकी हेल्प से, इस H2 की हेल्प से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसको N2 के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर लेंगे, H2 के डिसअपेरेंस से रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकाला, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे N2 का कंजप्शन पूछा है, तो बहुत सिंपल, N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको देखना है, ठीक, कितना है 1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ 1 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका ये निकल गया, बोलो, बहुत सिंपल। अगर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 पूछा है, ठीक है, तो NH3 अगर आपको पूछा है ये, तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, कैसे निकालना है, NH3 का रेट ऑफ रिएक्शन आपने इससे निकाला और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, NH3 का कितना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम जो निकालेंगे, क्योंकि हमें रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 दिया है, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हमने क्या किया 1/3,
ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमने अभी आपको बताया था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से हम किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो इसका 3 है, इसको हमने 1/3 कर दिया, इन्वर्स कर दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया किससे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से। तो इस तरीके से हमारा ये रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना था, इतना था, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का हमने इन्वर्स किया 1/3, तो इस तरीके से हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया। तो ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पर कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। अब बहुत ही आसान है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2 हम निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2। बहुत ही आसान, देखो कैसे निकालना है, हमें यहाँ पर N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना है, कितना है, 1। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी का भी निकालेंगे, किसी भी इस तरीके से जब हम किसी रिएक्टेंट का निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, उसकी जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होती है, इसे कहते हैं हम, जो यहाँ पर ये मोल्स जो लिखे होते हैं इनको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्योंकि यहाँ पर हम N2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये 1 की बात करेंगे, क्योंकि इस N2 का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन में ये 1 है। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, इनटू रेट ऑफ द रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने कितने निकाला अभी, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था। तो बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका, ये देखो कितना दिया यहाँ पर, 1। तो 1 है, तो 1 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻4। तो -4 यहाँ पर ये जो हमने किया है ये क्या है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन है जो हमने निकाला था। तो कंजप्शन कैसे निकाला, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटू रेट ऑफ द रिएक्शन, इस तरीके से। तो आंसर कितना आएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, बात समझ रहे, और इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर भी मोल पर लीटर पर मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है, आंसर की यूनिट क्या होगी, वही मोल पर लीटर पर मिनट। जिस तरीके से यहाँ पर H2 के डिसअपीयरेंस का है उसी तरीके से यहाँ पर इसकी यूनिट भी होगी। इसी तरीके से अब NH3 का निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है। NH3 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। रेट ऑफ रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना, 1.5 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू कितना आएगा, 3.0 इंटू 10⁻⁻4, इस तरीके से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट आपकी वही जो यहाँ पर ये दी गई है यूनिट। तो इस तरीके से हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरह के न्यूमेरिकल करते हैं। ये आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, तो आपको जरा ध्यान रखना है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ कंजप्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ कंजप्शन। ठीक है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन इनमें डिफरेंस क्या, हम यहाँ पर किस तरीके से एक की हेल्प से दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जो सॉल्यूशन है ये भी बिल्कुल उसी तरीके से किया गया है। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन इसको भी आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से, और जो मैंने आपको बताया उससे भी आप देख लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द how to determine the rate of the reaction and rate of the consumption, rate of the formation, and so simply if there is any doubt in this video session whatever I have taught, so please comment, okay, and I will definitely answer your comments, your doubts, okay. Thank you so much.